अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में लेज़ीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन के कारण अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। आज पूरे भारत देश के अंदर ये संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भारत फीचर हो गया है टॉप 10 लिस्ट में ऑफ द मोस्ट लेजिएस्ट नेशन। जी हाँ, आज भारत 7वें नंबर पर आता है मोस्ट लेजिएस्ट नेशन की लिस्ट के अंदर। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के अंदर ये संख्या इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको करना ही नहीं चाहते हैं। ये चीज़ इस बेसिस पे डिसाइड की गई कि एक इंसान कितने फिजिकल स्टेप डेली लेता है, कंफर्ट जोन में कितना रहता है और कितनी मेहनत करता है। इसकी लिस्ट के अंदर हालांकि इंडोनेशिया नंबर 1 पर है, बट भारत भी बहुत पीछे नहीं है। तो अगर हम बातचीत करें कि हमारा जो देश है उसमें सबसे ज़्यादा लेज़ी लोग पूरे दुनिया के अंदर रहते हैं टॉप 10 के अंदर, तो ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और इसके बहुत सारे परिणाम होते हैं, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं हमारे ऊपर। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि इसका क्या कारण है, इसका क्या इम्पैक्ट है और इसको ओवरकम कैसे किया जाए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में रेडी भी लिख देना और इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आप इन चीज़ों को समझकर, सीखकर अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओ और ज़्यादा अचीव कर पाओ। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8 पावरफुल जापानीज प्रिंसिपल्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लेजीनेस को ओवरकम कर सकते हैं। सो लेट्स गेट अहेड इन द वीडियो। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि ये आखिर लेजीनेस हमारे अंदर जो रहती है इसका हमारे लाइफ पे क्या इंपैक्ट होता है। देखिए, ये लेजीनेस सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालती, ये अलग अलग एरियाज को इंपैक्ट करती है। तो क्या क्या एरियाज को इंपैक्ट कर रही है? सबसे पहली चीज, ये इंपैक्ट करती है हमारी फिजिकल हेल्थ को। देखो, लेजीनेस के कारण ही हमारे बहुत सारे डिजीजेज हमारी बॉडी में आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे, जिसके कारण ओबेसिटी जैसी बीमारी होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लेजी होंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप ओबेस हो जाएंगे, ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। और ओबेसिटी का शिकार होने के बाद धीरे धीरे करके न जाने कितनी बीमारियां, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर और भी बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर पैदा होने लग जाती हैं। सो लेजीनेस आपको बीमारियों की तरफ लेके जा रही है। दूसरा इंपैक्ट इसका होता है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा लेजी होता है, मेहनत नहीं करता, मूव नहीं करता है, तब वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाता है। और जब कोई ओवर थिंकिंग में जाता है तो धीरे धीरे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ें उसके अंदर आने लग जाती हैं। तो लेजीनेस सिर्फ आपको हेल्थ के रूप में बीमार नहीं बना रहा है, बल्कि मेंटल हेल्थ भी आपकी स्पॉइल कर रहा है और आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण आपकी पर्सनल ग्रोथ भी अफेक्ट हो रही है। आप ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हैं और आपकी परफॉर्मेंस हाई नहीं है किसी भी एरिया में, जस्ट बिकॉज यू आर लेजी। और ये सुनना अच्छा नहीं लगता है किसी को भी कि मैं लेजी हूं, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि मैं हूं, तभी हम उस चीज़ को ओवरकम भी कर सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति लेजी होता है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर देता है, चाहे वो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो या फिर उसकी ज़िंदगी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका माइंड अनअवेयर होता है और कम फोकस के साथ अपनी ज़िंदगी में ऑपरेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमेशा ऐसे व्यक्ति को फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन रहता है। कभी भी ये कंप्लीट महसूस नहीं करेगा और हमेशा डिससेटिस्फैक्शन के फीलिंग के साथ अपनी ज़िंदगी में ये ऑपरेट करता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर इतना खतरनाक है, तो मुझे लगता है कि आप अगर आज इस वीडियो को देखने आए हैं तो आप इसको ओवरकम ज़रूर करना चाहते होंगे। और उसके लिए आपको समझने होंगे कि आखिर हमारी लेजीनेस के रीजंस क्या हैं, और ये रीजंस अगर आप समझ लेते हैं तब आप इनको ओवरकम भी कर पाएंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे पहले 5 रीजन, इनको आप समझ लीजिए और आप उसके बाद उन 8 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपने लेजीनेस को ओवरकम कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन नंबर 1 इज लैक ऑफ गोल। जब आपके माइंड के पास कोई गोल नहीं होता है, तब आपके ब्रेन के अंदर किसी भी तरह का पॉजिटिव केमिकल रिलीज नहीं होता है। जब आपको पॉजिटिव केमिकल रिलीज नहीं होता है, तब आपका ब्रेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता है, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर एक लेजीनेस प्रोड्यूस हो जाती है। बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लेजी है, इसका मतलब वो क्रेजी नहीं है, बट इफ समबडी इज क्रेजी ही कैन नॉट बी लेजी। तो अगर बोला जाए कि कोई व्यक्ति लेजी है, तो आप ये बोल सकते हैं
कि वो लेजी बाद में है, बट वो सबसे पहले क्रेजी नहीं है। अगर वो क्रेजी होगा तो वो लेजी नहीं होगा, और क्रेजीनेस आती है आपके लक्ष्य से, आपके गोल से, आपके टारगेट से। तो देखेंगे आप ज्यादातर ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में आपको लक्ष्य नहीं मिलेंगे, ऐसे ही लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हुए मिलेंगे, ऐसे लोग ज्यादा लेजी मिलेंगे। रीजन नंबर 2 होता है हमारी पुअर स्लीप साइकिल। लैक ऑफ स्लीप, जब हमारी नींद ही कंप्लीट नहीं होगी तो हम एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा, हमारी ओवरऑल हेल्थ इंपैक्ट होगी, जिसकी वजह से दिन भर हम आलस में रहेंगे और हम कम प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए कंप्लीट नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, नींद की क्वांटिटी से ज़्यादा नींद की क्वालिटी मैटर करती है। तो आपकी नींद की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो इट विल लीड यू टू नॉन प्रोडक्टिवनेस और लेजीनेस। रीजन नंबर 3 होता है हमारी खराब ईटिंग हैबिट्स, हमारी खराब डाइट। पुअर डाइट का मतलब कम खाना नहीं होता है। पुअर डाइट का मतलब होता है कि जो डाइट से आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए आपकी बॉडी को एक्टिव रहने के लिए, प्रोडक्टिव रहने के लिए, वो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग आज की डेट में, एक लाइन बोली जाती है कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खाने के लिए ही जीते हैं। वो खाना इसलिए नहीं खाते कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए, वो खाना इसलिए खा रहे हैं कि उनको मज़ा आना चाहिए, और मज़े मज़े के चक्कर में कब ये मज़ा सज़ा बन जाता है इनको पता नहीं लगता है। ओवर ईटिंग कर लेना भी पुअर डाइट में आता है। फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना हमारे बॉडी को लेज़ी बनाता है और हम कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। एक और कारण पाया गया है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हमारी बॉडी बनी है मूव करने के लिए और माइंड बना है स्थिर रहने के लिए, लेकिन जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी डाउन होती है तब हमारा शरीर और हमारा दिमाग कम एक्टिव होता है, विच लीड्स टू लेजीनेस। तो फिजिकल एक्टिविटी जो लोग नहीं करेंगे, आप देखेंगे उनके शरीर को आदत पड़ जाएगी कंफर्ट में रहने की, आराम में रहने की, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट प्रोडक्टिव, और वो जिंदगी में ज्यादा अचीव नहीं कर पा रहे। और एक और कारण है हमारी पुअर मेंटल हेल्थ। आप देखेंगे जो भी लोग ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा एंग्जाइटी है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी। और मेंटल हेल्थ जब आपकी अफेक्ट होगी, आपके ब्रेन के पास इतना एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप अपना पूरा बेस्ट दे पाओगे। तो ये रीजंस अगर आप समझ चुके हैं, तब आप इजीली इनको ओवरकम भी कर सकते हैं। और इन रीजंस को ओवरकम करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं इन 8 जापानीज प्रिंसिपल के बारे में, जिनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप अपनी लेजीनेस को कम ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिव होके अपने गोल्स को, लक्ष्य को और टारगेट को और सफलता को भी आप अचीव कर लेंगे। देखिए, जापानीज प्रिंसिपल्स की मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि दोस्त जापान वो देश है जो कि एक इंस्पिरेशन है। जापान ने हर बार कम बैक किया है। जब जापान के अंदर नागासाकी, हिरोशिमा में न्यूक्लियर अटैक हुआ तो यह बोला जा रहा था कि अब यह दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा, लेकिन जापान ने कमबैक करके दुनिया को दिखा दिया कि जापान के अंदर कितनी पावर है, कितनी ताकत है। आज जापान दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और न जाने कितनी ही बार ऐसी आपदाओं से उसने अपने आप को निकाला है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है जापान के लोगों का। जापान के लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, और वो ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे कि वो इस डिसिप्लिन को मास्टर कर पाए हैं और अपनी किसी भी सिचुएशन को पलट देते हैं। अगर वही क्वालिटीज और प्रिंसिपल्स आप भी समझ लें और सीख लें तो आप भी अपनी जिंदगी में कमबैक कर सकते हैं और बड़ी सफलता को अचीव कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इन 8 जापानीज प्रिंसिपल्स को और अपनी जिंदगी को एक ग्रोथ की तरफ लेके चलते हैं। पहला प्रिंसिपल जो ये 8 जापानीज प्रिंसिपल में से मैंने सीखा है और मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं, वो पहला प्रिंसिपल है काइजेन। काइजेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर इंप्रूवमेंट। काइजेन को जो डेवलप किया वो एक बिजनेस कंसल्टेंट, जाने माने जापान के मसाकी इमाई, इन्होंने इसको डेवलप किया और इसको इस्तेमाल किया बड़ी बड़ी कंपनीज को मार्केट लीडर बनने में, चाहे वो फिर पैनासोनिक हो, चाहे वो टोयोटा हो और चाहे मित्सुबिशी हो। इन सारी कंपनी ने इस प्रिंसिपल को अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाया और मार्केट लीडर बन गई। अगर ये कंपनीज मार्केट लीडर बन सकती हैं तो आप भी अपनी फील्ड के लीडर बन सकते हो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। देखिए, एक बार की बात है, जापान के अंदर एक डॉक्टर शिकेगी हिनोहारा,
इनके ये 104 साल के डॉक्टर, एक फिजिशियन है जाने माने वहाँ के, और ये 104 की उम्र में भी वहाँ रिटायर नहीं हुए हैं। ही इज़ कॉन्टिन्यूसली वर्किंग, 104 की उम्र में भी पेशेंट देखते थे। एक दिन इनके पास एक लेडी आती है और इनको बोलती है कि डॉक्टर मैं अपना वेट लूज नहीं कर पा रही हूँ, आई वॉन्ट टू लूज माई वेट। तो इन्होंने उनको बोला क्या आप मेरे लिए 1 मिनट एक गाने पे डांस कर सकते हैं? उन्होंने बोला श्योर। उन्होंने गाना प्ले किया और उस लेडी ने उस पर डांस किया। अगले दिन फिर उनको बुलाया गया और बोला क्या आप मेरे लिए आज इस गाने पे 2 मिनट डांस कर सकते हैं? उन्होंने बोला श्योर, और अगले दिन उन्होंने 2 मिनट डांस किया। नेक्स्ट डे उनको 3 मिनट डांस करवाया गया और धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते रहे। देखते देखते ये डांस आधे घंटे और 1 घंटे होने लगा और कई महीने भी निकल गए। और जब कुछ महीने बीत गए तो देखा क्या, वो लेडी इस प्रोसेस में अपना 20 kg वेट लूज कर चुकी थी। दोस्तों यही ताकत है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स अगर निरंतर लिए जाएं तो इंसान में बड़े बदलाव आ जाते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए अगर उस लेडी को यह बोला जाता कि तुम्हें अगले 6 महीने तक 1 घंटे जुम्बा वर्कआउट करना होगा, तब क्या वो एक्शन ले पाती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ले पाती। यही हमारे ब्रेन के साथ होता है। जब हम इसको अचानक से एक बहुत बड़ा गोल या लक्ष्य दे देते हैं तब ये उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, टफ लगता है, और इसीलिए हम इनिशियल एक्शन लेते ही नहीं हैं, विच लीड्स टू लेजीनेस। और अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स इसको दें, इस पर उसको बिलीफ होता है और ये मजे मजे में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और कब इसको आदत लग जाती है उस काम को करने की पता भी नहीं लगता। इसको अप्लाई करके आप भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो क्या सीखने को मिलता है इस प्रिंसिपल से कि बड़े टास्क हमारे दिमाग में फियर पैदा करते हैं, इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अगर आपको किताब पढ़ने की आदत नहीं है और डिफिकल्टी होती है तो कभी भी ये टारगेट ना लें कि आज मुझे ये किताब कंप्लीट करनी है, बल्कि आज मुझे ये किताब 5 मिनट पढ़नी है बस। ये टारगेट दिमाग को दें, इसको ये इजीली डाइजेस्ट कर लेगा और आप धीरे धीरे इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। कोई व्यक्ति जिम नहीं जा पाता, तो अगर वो जिम नहीं जा पाता तो ये ना सोचे कि मुझे आज 2 घंटे वर्कआउट करना है, बल्कि वो ये सोचे कि मुझे आज 5 मिनट वॉक करनी है, और धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को बढ़ाए, धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाए, और उसको कब हैबिट पड़ जाएगी उसको पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए स्मॉल गोल सेट कीजिए और अचीवेबल्स गोल सेट कीजिए। इसका लेसन यह है कि धीरे धीरे लिए गए कंसिस्टेंट और स्मॉल स्टेप्स भी बड़े रिजल्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और आप भी इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपनी जिंदगी में छोटे स्टेप्स लेके बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल बताता है जिसका नाम है किंटसुगी, कि भैया हम जिंदगी के अंदर कभी भी परफेक्शन को चेज अगर करने जाएंगे तो कभी भी स्टेप ले नहीं पाएंगे। जब हमारे घर में कभी कोई छोटा बच्चा कोई नुकसान कर देता है, कोई चीज़ तोड़ देता है, तो उसको ज़बरदस्त डांट पड़ती है और उसको बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया, और उसके अंदर गलतियां करने को लेके एक ऐसा डर बैठ जाता है कि वो जिंदगी में गलतियों से डरने लगता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता, वहीं उसका उल्टा, जापान के अंदर अगर कोई बच्चे से कोई फ्लास्क टूट जाए, घर में कोई बर्तन टूट जाए, तो उसको उठाया जाता है, उसको चिपकाया जाता है और अच्छे से घर के डेकोरेशन वाली जगह पर उसको डेकोरेट कर दिया जाता है, और उसको ये दिखाया जाता है कि मिस्टेक्स कैन बी ब्यूटीफुल। मिस्टेक्स भी ब्यूटीफुल हो सकती हैं। मिस्टेक्स करने से घबराओ मत, मिस्टेक्स करने से पीछे मत हटो, क्योंकि जब तुम गलतियां करोगे तभी तुम सीखोगे, और जब तुम सीखोगे तभी तुम जीतोगे। तो परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, परफेक्शन तो एक मिथ है। आप मुझे बताइए कितने ही सारे लोग अपनी जिंदगी में अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे, यूट्यूब वीडियो नहीं बना पा रहे, रील नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो अभी परफेक्ट नहीं है और वो परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इंतजार करते करते कोई व्यक्ति परफेक्ट बन सकता है? जी नहीं, इंतजार करके परफेक्ट नहीं बन सकते, गलतियां करके ही परफेक्ट बनते हैं। कोई भी काम जो आपने शुरुआत में किया था, क्या आप उसमें परफेक्ट थे? आपने पहली बार साइकिल चलाई, क्या आप उसमें परफेक्ट थे? आपने स्विमिंग की, क्या आप परफेक्ट थे? जी नहीं, आप परफेक्ट नहीं थे। आपने इम्परफेक्शन के साथ ही उस काम को शुरू कर दिया था, और करते 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 आप बेटर बनते चले गए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि परफेक्ट नहीं, बेटर बनते हैं। और इसीलिए इंस्टाग्राम पर मैंने एक रील सीरीज भी स्टार्ट की है जिसका नाम है चलो परफेक्ट नहीं बेटर बनते हैं। उसकी
30 सीक्रेट्स मैंने वहां पर शेयर किए हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके उस रील्स को भी देख के अपने अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल बड़ा ही खूबसूरत है कि परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, जैसे भी हैं उसको स्वीकार करें और जिंदगी में चलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिंदगी में परफेक्ट कोई भी नहीं है। शाहरुख खान, विराट कोहली, अरिजीत सिंह, क्या ये परफेक्ट हैं? जी नहीं, नो बडी इज परफेक्ट। तो आपको क्या कुछ आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत है? नहीं, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेटर बनने की जरूरत है। ये प्रिंसिपल हमको यही सिखाता है। तीसरा प्रिंसिपल जिसका नाम है कैन बैन, ये हमें बताता है कि जो हमारा ब्रेन है ये समझता है विजुअल्स को, ऑडियो को और काइनेस्थेटिक मतलब एनर्जी को। जब आप अपने ब्रेन को वो सिग्नल नहीं दोगे जिससे कि वो समझे उस लैंग्वेज को, तो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर मैं आपसे उर्दू में बात करूं या आपसे फ्रेंच में बात करूं तो क्या आपको बात समझ में आएगी? जी नहीं, क्योंकि आप उस भाषा को समझते ही नहीं हैं। वो लोग जो बोलते हैं कि मैं सर सोचता तो बहुत हूं लेकिन एक्शन नहीं ले पाता, वो लोग होते हैं जो कभी भी अपने ब्रेन को उसकी लैंग्वेज में बात करना नहीं जानते। ब्रेन की जो लैंग्वेज है वो है विजुअल्स, ऑडियो और काइनेस्थेटिक, और हम उससे क्लियर भाषा में बात करना नहीं जानते, इसीलिए हमारा ब्रेन हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको ब्रेन से उसकी खुद की भाषा में कम्युनिकेट करना आना चाहिए, और इसीलिए प्रिंसिपल बोलता है कि जब आप अपनी प्लानिंग करें तो विजुअल्स का इस्तेमाल करें, जब आप गोल बनाएं तो विजुअल्स का इस्तेमाल करें, विजन बोर्ड का इस्तेमाल करें। और इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैनबैन बोर्ड, जो बताता है कि कैसे आप अपने ब्रेन को इजीली दिखा सकते हो वो टास्क जिनको आप अचीव करना चाहते हो, और ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा उसको अचीव करने में। इसके अकॉर्डिंग आप 3 भागों में एक पेज को बांट लें, जिसमें 3 लिस्ट बना लें। पहली टू डू लिस्ट, दूसरी डूइंग वाली लिस्ट और तीसरी जो कार्य आप कंप्लीट कर चुके हैं। टू डू लिस्ट के अंदर दिन भर के सारे काम लिख दें। मैं भी इस चीज को डेली करता हूं। ये करते ही मेरा ब्रेन फोकस्ड हो जाता है, और जब आपका ब्रेन फोकस्ड होता है तब अगला स्टेप एक्शन ही होता है। जब आप फोकस्ड नहीं होगे तब आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। अब आपका ब्रेन जब फोकस हो गया है टू डू लिस्ट के ऊपर, तब आप इन कामों के ऊपर लग जाओगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट काम है उनको ऑटोमेटिकली इग्नोर करने लग जाओगे। आपके लेजीनेस की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप नॉन प्रोडक्टिव कामों में एंगेज हो जाते हो, अचानक फेसबुक के नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, अचानक व्हाट्सएप के आए मैसेज में डूब जाते हो। तो इसीलिए निर्धारित कर लो कि क्या क्या टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूरे दिन भर में जब आप उस पर काम कर रहे हो कि कौन से काम के ऊपर अब आप काम कर रहे हो, उसमें एक स्लॉट डिसाइड कर लो कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम तक इसके ऊपर फोकस करना है और फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, जिसको हम प्रोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं। उसको यहां पर टिक कर लो कि मैं इस काम को कर रहा हूं, डूइंग में चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर डन लगा दो, टिक लगा दो। इससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे। मैं खुद करता हूं, इसीलिए आपको भी बता रहा हूं, इसको करके देखना। और जब इसको करने से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, तब मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना ज़रूर। आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगली प्रिंसिपल बड़ी ही गजब की है, जिसका नाम है इकिगाई। जापानीज में इकिगाई का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी का पर्पस फाइंड कर लो। जापान के अंदर एक आइलैंड है, ओकिनावा आइलैंड, और बोला जाता है यहां के लोगों की जो एवरेज उम्र है ये 100 साल से ज्यादा है। और भैया 100 साल से ज्यादा ये लोग जीते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं। ऐसा पाया गया है कि ये लोग वो लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी का इकिगाई पता है। अगर आपको अपनी जिंदगी का इकिगाई मतलब कि अपनी जिंदगी का पर्पस पता होता है, तब आप ज्यादा लंबा ही नहीं जीते, बल्कि जितना भी जीते हो खुशी के साथ जीते हो, हैप्पीनेस के साथ जीते हो। क्योंकि सिर्फ लंबा जीना ही इंपॉर्टेंट नहीं, अपनी जिंदगी में खुशी के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ, एक अकम्प्लिशमेंट के साथ जी हुई जिंदगी जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, समझते हैं इकिगाई से कैसे आप अपनी लेजीनेस को दूर कर सकते हो और क्रेजीनेस को अचीव कर सकते हो। तो देखिए जी, हमारे भारत देश के अंदर भी जब कोई बच्चा ना 12वीं से पास हो जाता है, तब वो उसके मन में सवाल होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्त, उसको अलग अलग सलाहें मिलती हैं कि तुमको क्या क्या करना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं, ये 4 तरीके के काम कोई भी इंसान करता है और उसको वो सलाह मिलती है। काम पहला, नंबर 1, कि भाई वो काम कर लो। लोग सलाह देते हैं कि जो तुमको पसंद है, जो तुमको अच्छा लगता है, वो काम करना चाहिए। दूसरी उसको सलाह मिलती है कि काम तुम वो करो जिसमें तुम अच्छे हो
और तीसरी सलाह मिलती है अक्सर लोगों को कि भैया काम ऐसा करो जिसमें पैसा ज़्यादा हो, जिसके अंदर स्कोप ज़्यादा हो। तो ऐसा काम करना जिसमें पैसा ज़्यादा मिले, नौकरी ऐसी करना जिसमें सैलरी ज़्यादा हो, बिजनेस ऐसा करना जिसमें मुनाफा ज़्यादा हो। और चौथी चीज़, ऐसी चीज़ कर लो जिसको दुनिया की ज़रूरत है। तो हम इन्हीं 4 सवालों से ड्राइव होते हैं और अपने प्रोफेशन को चुनते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि अगर आप ऐसा काम चुन लेंगे जो आपको पसंद तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके मार्केट में पैसे नहीं मिल रहे, तो वो काम आपका पैशन तो बन जाएगा, लेकिन वो काम क्या कभी आपका प्रोफेशन बन जाएगा? आपको पसंद तो है, आप उसमें अच्छे भी हैं, लेकिन आपको ना पैसे मिल रहे हैं, ना दुनिया को इसकी ज़रूरत है, तो वो काम कभी भी आपका प्रोफेशन नहीं बन पाएगा। कोई भी काम मान लीजिए आपने शुरू कर दिया, भले ही वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, आप उसमें इसलिए चले गए काम में क्योंकि भाई पैसे बड़े अच्छे मिलते हैं इसके अंदर, दुनिया को भी इसकी ज़रूरत है, बट फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको वो काम करना पसंद नहीं है। तो बहुत ज़्यादा देर तक आप उस काम को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, तो अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। कोई काम करना आपको सपोज अच्छा लगता है, दुनिया को इसकी ज़रूरत भी है, बट आप उसको पैसा भी ले सकते हो उसका, बट आप उसमें अच्छे नहीं हो, तो आप क्या करोगे? उस काम को ख़राब कर दोगे, लोगों को सर्विस नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। मज़ा तब आएगा और सेटिस्फैक्शन उन लोगों को मिलता है दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, जो वो काम चुनते हैं जो उनको अच्छा लगता है, दुनिया को जिसकी ज़रूरत है, वो खुद भी उसमें अच्छे हैं और उस काम को करने का इनको पैसा भी मिलता है। तो ये चारों टिक जहां पर लग जाएं, इसी को बोलते हैं कि भैया आपका ये इकिगाई है, यही आपका पैशन, यही आपका पर्पस। आप उदाहरण ले लें, सचिन तेंदुलकर ने वो किया जो उनको अच्छा लगता है, वो उसमें अच्छे हैं और उनको उसके पैसे मिलते हैं और दुनिया को उससे एंटरटेनमेंट मिलता है। अमिताभ बच्चन जी जो करते हैं वो उनको अच्छा लगता है, वो उसमें अच्छे हैं, उनको उसके पैसे मिलते हैं और दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है। तो अगर आप ये चारों चीज़ों का आंसर खोज लो और ऐसा काम चुन लो जो कि ये सारे चीज़ों पे टिक करता है, तो वही है आपका इकिगाई। और वो इकिगाई पकड़ लो, दैट इज़ कॉल्ड द स्वीट स्पॉट। इसको मैं बोलता हूँ ये आपका स्वीट स्पॉट है, SS। ये स्वीट स्पॉट फाइंड करना है आपको कि भाई मुझे ऐसा काम जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मैं अच्छा हूँ या अच्छा बन सकता हूँ, दुनिया को उसकी ज़रूरत है और इसके लिए मुझे पैसे भी मिलते हैं। इस काम को करने में कभी काम नहीं लगेगा, कभी थकान नहीं होगी, कभी भी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी और पूरी ज़िंदगी लंबा जियोगे, हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे। तो आपका क्या इकिगाई है, आपका क्या पैशन है, आपका क्या पर्पज़ है ज़िंदगी का, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मैं कमेंट में जाके आपको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्त। तो इकिगाई और अच्छे से समझने के लिए आप इकिगाई नामक किताब भी पढ़ सकते हैं, जिसमें और अच्छे से आप इकिगाई सीख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5 आप समझ लीजिए, जिसका नाम है शिकाता गनाई, जिसका मतलब होता है कि भैया जो तुम्हारे कंट्रोल में है ना उस पे फोकस करो, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता ज़्यादा मत करो। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और आपको कोई पीछे से लगातार हॉर्न मार रहा है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और शोर है, एक तो ऑप्शन है कि आप अब यहाँ पर इसमें लोगों को कोसने से, सरकार को कोसने से, गालियाँ देने से क्या ये जाम ख़त्म हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन इसी समय पर आप अपना फोकस कुछ प्रोडक्टिव करने पे कर सकते हैं, जैसे कि अच्छे गाने सुनने पर या फिर कुछ पेंडिंग कॉल से निपटा लीजिए। तो उस समय को आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आपको फोकस किस पे करना है। ज़्यादातर लोग उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। आज ही मैं सुबह जिम में वर्कआउट कर रहा था और अपने आप को शीशे में देख के निहारते हुए मैं बाइसेप्स मार रहा था और मेरे सामने एक व्यक्ति आके वर्कआउट करने लगे जिन्होंने मेरा व्यू ब्लॉक कर दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं उनसे लड़ने लग जाऊं या तो फिर खुद साइड होके अपने व्यू को वापस देख लूं। मैं साइड में हुआ और मैंने उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि मैंने ये सीख लिया है जिंदगी में कि जिस चीज को तुम कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ उसी की टेंशन लो, उसी के प्रति एक्शन लो, और जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसको लेट गो कर दो, उसको जाने दो। बोलते हैं कि अगर कोई चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो चिंता क्यों करते हो, और अगर कंट्रोल कर सकते हो
तो फिर चिंता क्यों करते हो? तो दोनों ही केस में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो आपके कंट्रोल में है। कई बार अपने रिश्तों में भी हम इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि हम सामने वाले को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। सामने वाले को बदलना क्या आपके हाथ में है? जी नहीं, लेकिन खुद को बदलना हमारे हाथ में है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन जिंदगी में ओवर एक्सपेक्टेशन से ही मिलती है, और वो भी दूसरों से। और अगर जिंदगी में एक सेटिस्फैक्शन को अचीव करना है तो एक्सपेक्टेशन दूसरों की बजाय खुद से करना स्टार्ट कर दीजिए। बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 6 की तरफ, जो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि इसका नाम है हरा हाची बू, और यह सिखाता है मॉडरेशन। देखिए, लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी करो दबा के करो, जबरदस्त तरीके से करो। खाना खाएंगे पेल के खाएंगे, दबा के खाएंगे, थाली का ऐसे भर लेंगे, पूरा पहाड़ बना लेंगे। घूमने जाएंगे तो घूमेंगे ही जबरदस्त, खेलना है तो खेलेंगे, हर काम को पीक पे करते हैं, राइट। कई लोग कुछ ऐसी ड्रिंकिंग स्मोकिंग करेंगे तो लगातार करते चले जाएंगे। तो इसीलिए एक बात बोलते हैं कि हर चीज़ की जो अति है दोस्त, वो खराब होती है, और इसीलिए मॉडरेशन फॉलो करना जरूरी है, जो कि जापानीज फॉलो करते हैं। ये लोग कभी भी अपनी थाली को पूरा नहीं भरते, ये अपनी थाली को जितना खाना है उससे 80% कम ही भरते हैं। 80% थाली भरेंगे, और उसके बाद भी जब खाएंगे तो पूरा यहां तक नहीं खाएंगे, फुल नहीं होंगे, बल्कि जब इनकी भूख 80% मिट चुकी होगी तब ये खाना बंद कर देंगे। इससे हमारा बॉडी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इजीली खाने को डाइजेस्ट कर पाता है, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और हमारे अंदर लेजीनेस नहीं आती है। लेकिन आप अगर खाने को पूरा पेट भर लेंगे, बल्कि ओवर ईटिंग कर लेंगे, तो आपकी ज़्यादातर एनर्जी तो सिर्फ उस खाने को डाइजेस्ट करने में चली जाएगी। तो प्रोडक्टिव कैसे होगे, कैसे अपना बेस्ट दे पाओगे? तो इसीलिए मॉडरेशन में कोई भी काम करें। अब आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है तो 2-2 घंटे जिम ना करें। इवन जब आप अपना काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वहां भी एक बैलेंस बना के रखें। अब ये नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया है कि हार्ड वर्किंग बनना है और आप सुबह 9 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक लगे हो, ना आपको खाने का होश है ना आपको पीने का होश है। दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, सफलता चारों पांचों एरिया ऑफ लाइफ के अंदर एक बैलेंस अचीव करना है। अगर पैसा कमा के हेल्थ गवा दी तो फिर क्या फायदा ऐसे पैसे का? अगर पैसा कमा के अपने बच्चों को टाइम ना दे पाए तो क्या फायदा ऐसा पैसे का? और अगर पैसा कमा के अपने रिश्तों को टाइम ना दे पाए तो क्या फायदा ऐसे पैसे का? तो इसीलिए हर काम को मॉडरेशन में अगर आप करते हैं तो आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। इसी के साथ समझते हैं 7वें प्रिंसिपल को, जिसका नाम है नेमावशी। इसका मतलब है कि भाई जब कुछ भी करने जाओ तो डायरेक्ट काम को शुरू मत कर दो, क्योंकि जब आप कोई भी काम को शुरू करते हो आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अचानक से खाने के लिए कोई चीज़ आपके सामने आती है और आप बिना सोचे समझे उसको खा लेते हैं, तब आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रेडी नहीं है, एक्टिवेट नहीं है वो जूसेस प्रोड्यूस करने के लिए जिससे कि वो खाना डाइजेस्ट होगा। उसी तरह से जब आप टीवी देखते हो और खाना खा रहे होते हो तो उस समय आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है उन जूसेस को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे। प्रिपेयर ही नहीं है तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, पड़ा रहेगा आपके इंटेस्टाइन्स में जाके और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पॉइल कर देगा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी और गुड बैक्टीरियाज कम होने लगेंगे एंड डाइजेस्ट नहीं होगा आपका खाना। दैट इज़ वाई बोलते हैं कि खाना खाने से पहले भी थोड़ा सा खाने को देखो, निहारो, प्रिपेयर करो, जिससे कि माइंड वो जूसेस रिलीज कर सके सो दैट यू कैन डाइजेस्ट दैट फूड। और ये सिर्फ खाने के साथ नहीं है, जिंदगी में कोई भी काम करने जा रहे हो पहले तैयारी कर लो। बोलते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, कोई पीपीटी बनानी है, या फिर आज मुझे ये वीडियो बनाना था, तो मैं डायरेक्ट वीडियो बनाने से पहले तैयारी करता हूं कि मुझे वीडियो में डिलीवर क्या करना है। इससे मेरा माइंड रेडी हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है और मैं अपना बेस्ट दे पाता हूं। आई होप आप भी इसको फॉलो करेंगे। और प्रिंसिपल नंबर 8 है ज़ेज़ेन, मतलब मेडिटेटिव फोकस। आपकी लेजीनेस का बहुत बड़ा कारण है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा भटकावा होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, एक ही बारी में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका माइंड फोकस करना नहीं जानता।
इसीलिए आप मल्टीटास्किंग में चले जाते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाते हैं। तो अपनी फोकस को, अटेंशन को, कंसंट्रेशन को अगर आपने स्थिर बना लिया, तब आप लेजीनेस को ओवरकम कर पाएंगे, ज्यादा फोकस्ड हो पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। इसके लिए डेली 10 से 15 मिनट, 5 से 7 मिनट की मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं, आधे घंटे पे ले जाएं। और अगर आप रेगुलर मेडिटेशन कर पाएंगे, तब आप देखेंगे कि आप ज्यादा कूल, ज़्यादा काम, ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें गायब होने लग जाएंगी और आप अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर पाओगे। क्योंकि ये मैं खुद करता हूं और मैंने खुद अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ में मेडिटेशन के इम्पैक्ट देखे हैं। आप मेडिटेशन खुद से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस भी ले सकते हो, जिसके लिए मैं आपको देना चाहता हूं हमारा 21 डेज का मेडिटेशन प्रोग्राम, जिससे आप अपने हाइपर फोकस स्टेट को एक्टिवेट कर सकते हो, अपने इनर अवेकनिंग को अनलॉक कर सकते हो। इसका डिस्काउंटेड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप उस पर जाके इसको करना स्टार्ट कर सकते हो और मुझे फीडबैक जरूर बताना। लोगों के बहुत ही अच्छे फीडबैक हैं इस 21 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम के, जहां 20 से 25 मिनट डेली हम मेडिटेशन कराते हैं और आपके माइंड को स्थिर करने का काम इसमें कराया जाता है। आप इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए इस नंबर पर भी मेडिटेशन टाइप करके व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी, गाइड कर देगी, एंड वी वुड लव टू कंट्रीब्यूट इनटू योर लाइफ। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसको अप्लाई करना जरूर मत भूलना, क्योंकि इसको अप्लाई करके ही आप ये चेंजेस अपनी जिंदगी में देख सकते हो। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइंग दैट नॉलेज इज द रियल पावर। क्योंकि पता हमें बहुत कुछ होता है, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते। तो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आज की बातों को सिर्फ सुन के, लाइक करके, सब्सक्राइब करके मत जाइएगा। इसको प्लीज अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी जिंदगी में जिस भी इंसान को आप ये सारी चीजें सिखा के उसको बेटर बनाना चाहते हो, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और मैं चाहूंगा अंत में आपसे यही बोलना कि आपकी जिंदगी में अगर कोई आपका सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो कोई और नहीं, वो हम खुद हैं। और अगर हमारा सबसे बड़ा कोई दोस्त है तो वो भी कोई और नहीं, वो हम खुद हैं। बस डिपेंड ये करता है कि हम चॉइसेस कैसे लेते हैं, हम डिसीजंस कैसे लेते हैं। आप मुझे जरूर बताना आज के वीडियो के बाद आपने क्या चॉइस ली है, क्या डिसीजन लिया है, कि इनमें से कौन से प्रिंसिपल को अब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी जिंदगी में ग्रोथ को अचीव करने वाले हो। सो विद दीज वर्ड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। लास्ट में आपको मैं यही बोलूंगा कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, रॉक करते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अब मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।